नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम बदला नहीं है। इतनी आलोचना के बाद भी प्रधानमंत्री ही उद्घाटन कर रहे हैं। विपक्ष ने जब बहिष्कार की घोषणा की तब उसी के साथ इसे मैनेज भी किया जाने लगा। समानांतर तौर पर सूत्रों के हवाले से खबरें आने लगीं, जबकि इस तरह के राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम बहुत पहले से तय हो जाते हैं। कायदे से इनकी सूचना पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से आधिकारिक तौर पर जारी होती तो उचित रहता, लेकिन प्राइवेट समाचार एजेंसी ने 23 मई को सूत्रों के हवाले से अंग्रेजी में खबर जारी की है कि 28 मई को उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला उद्घाटन भाषण दे सकते हैं। अंग्रेजी शब्द लाइकली का इस्तेमाल हुआ है। इसी खबर में इसकी सूचना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपना संदेश जारी कर सकते हैं, उनका संदेश पढ़ा जा सकता है। संदेश तो आप दोनों ट्विटर से भी जारी कर सकते हैं। सवाल है कि जब संविधान में लिखा है कि देश की संसद दोनों सदनों और राष्ट्रपति से बनती है, तो राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं कराया जा रहा है? तो लीपापोती चल रही है कि उनका संदेश आएगा, पढ़ा जाएगा, जबकि अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम होंगे राज्यसभा और लोकसभा। अगर यह सही है और जैसा कि सूत्रों ने एएनआई से बताया है, तो यह भी कम आपत्तिजनक नहीं। अगर कुछ सुधार ही करना था तो कायदे से उस दिन राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करती, फिर दोनों सदनों को अलग अलग उनके सभापति और अध्यक्ष संबोधित करते। मतलब कुछ भी कर लीजिए, इन दोनों संवैधानिक प्रमुखों को उस दिन के कवरेज से दूरी रखना है। हम आज के वीडियो में आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे कि क्यों प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने लोकसभा के स्पीकर को पत्र लिखा है कि सदन में, संसद भवन में आने को लेकर पत्रकारों पर जो अंकुश है उसे हटा लिया जाए। हम इस पर लौटेंगे, लेकिन पहले संसद के नए भवन के उद्घाटन की बात करते रहेंगे। पहले इन खबरों को पलटकर देख भी लीजिए। 18 मई को लोकसभा सचिवालय से खबर जारी होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का लोकार्पण करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के लोकार्पण के लिए आग्रह किया। यानी उद्घाटन के 10 दिन पहले कार्यक्रम बन गया होगा। मीडिया की खबरों में लिखा है कि पीएम नवनिर्मित संसद को देश को समर्पित करेंगे। फिर आपने ऐसी कोई भी खबर देखी है कि स्पीकर ने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्हें जानकारी दी, भले आमंत्रित ना किया हो, कम से कम उन्हें यही बताने चले गए होते कि आप दोनों का संदेश मिल जाता तो उद्घाटन का कार्यक्रम शानदार हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। अगर हुआ होता तो पब्लिक में यह बात छपी होती। जब विपक्ष ने हमला किया तब जाकर सूत्रों से खबरें आने लगीं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संदेश जारी करेंगे। आप देखिएगा और याद रखिएगा 28 मई को क्या क्या होगा। गोदी मीडिया के कवरेज में धार्मिक अनुष्ठानों की गंभीरता को इस तरह से उभारा जाएगा कि लगेगा कि प्रधानमंत्री संसद के भविष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। हवन के अनुष्ठान के धुएं में आंखें जब धुंधली हो जाएंगी और एंकर चिल्लाने लगेगा कि कोई सांस्कृतिक धार्मिक उत्थान टाइप हो रहा है, तब आप गोदी मीडिया के कवरेज में इस सवाल को खोज लीजिएगा कि क्या वह पूछ रहा है या आपको बता रहा है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं कराया। क्या वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उस तरह से पालन करते हैं जिस तरह से धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए बताने का प्रयास किया जा रहा है। यह तस्वीर पिछले साल जुलाई की है, जब राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की स्थापना हुई। इसमें प्रधानमंत्री धार्मिक अनुष्ठान को लेकर कितने गंभीर नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों के लिए यह संभव नहीं है कि वह दोनों काम में फर्क कर सकें, मगर हो सके तो आप धार्मिक अनुष्ठानों और संवैधानिक कार्यों में फर्क कीजिएगा। आपको उसी गोदी मीडिया पर आज के भारत की तस्वीर दिख जाएगी जिसे वो नहीं दिखाना चाहता है। संसद का उद्घाटन दैविक अवतरण का कार्यक्रम नहीं है। आप संवैधानिक दायित्वों में फेल होने की भरपाई पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण से नहीं कर सकते हैं। पूजा पाठ अलग काम है और संवैधानिक नैतिकता अलग काम है। एक पुजारी को भी अनुमति नहीं है कि वह संवैधानिक नैतिकता का पालन ना करे,
क्योंकि वह पूजा करने में सबसे आगे है। डू यू गेट माई पॉइंट? ऐसा नहीं हो सकता कि कॉलेज में आप फेल हो गए और घर आकर जोर जोर से पूजा करने लग गए ताकि मां को लगे कि बच्चा कितना आचरण वाला है। लोकतंत्र में हमारा सवाल इस पर होना चाहिए कि पूजा करते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन बताइए कि फेल क्यों हो गए, पढ़ाई क्यों नहीं की, क्या आप कॉलेज नहीं जाते थे? जब भी आलोचनाएं सर उठाती हैं, सही सवाल करती हैं, धर्म और धार्मिक आयोजनों का सहारा लिया जाता है ताकि हवन से उठते धुएं में आपकी आंखें धुंधली हो जाएं। इसे पवित्रता का आयोजन तभी माना जाता जब गोदी मीडिया सवाल करता कि हवन कुंड पर जो बैठे हैं, यानी हमारे प्रधानमंत्री, 2014 से लेकर अब तक उनके दौर में अलग अलग मौकों पर निलंबित हुए सांसदों की संख्या 155 हो चुकी है। क्या यह लोकतंत्र का सम्मान है? द वायर में छपी पुष्पराज देशपांडे की यह रिपोर्ट क्या गोदी मीडिया हिंदी के दर्शकों तक पहुंचाएगा? गांव-गांव में लोग कैसे इन बातों को जानेंगे कि पिछले 9 साल में 76% विधेयक बिना सदन या संसद की समितियों में चर्चा के ही पास हो गए? प्रधानमंत्री लोकसभा में जवाब नहीं देते हैं। हर साल मोदी सरकार ने संसद को बाईपास कर औसतन 11 अध्यादेश जारी किए हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि बार बार अध्यादेशों को लाना सही नहीं है। किसी भी विधेयक का परीक्षण सदन के पटल पर ही होना चाहिए। अध्यादेशों के जरिए आप अधिकारों और दायित्वों के बारे में चर्चा नहीं कर पाते हैं, जांच नहीं कर पाते कि जनहित के हिसाब से यह कानून सही है या नहीं। आर्टिकल 14 में प्रखर रघुवंशी की एक रिपोर्ट छपी है। यह रिपोर्ट नवंबर 2021 की है। इसमें प्रखर ने दिखाया है कि पिछले 22 साल में, यानी 1999 से 2021 के बीच जितने भी अध्यादेश जारी हुए हैं, उनमें से 46% से अधिक अध्यादेश मोदी सरकार ने जारी किए हैं। यह बहुत ज्यादा है। इससे पता चलता है कि यह सरकार संसद की प्रक्रियाओं का कितना सम्मान करती है। एक और बड़ा सवाल है जिसे दरी के नीचे छिपा दिया जाता है। 4 साल से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए विपक्ष का विरोध राष्ट्रपति को ना बुलाए जाने को लेकर तो है ही, वह इन बातों को भी जनता के सामने उठाना चाहता है। कई लोग कह रहे हैं कि यह उद्घाटन प्रधानमंत्री का निजी कार्यक्रम के जैसा नहीं होना चाहिए था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर विपक्ष के तमाम सदस्य होते तो इसकी शोभा कुछ और ही होती। देखिए, हाल के दिनों में ये जब से ये इनॉग्रेशन वाला मसला चला है, तो अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता ना, कई लोग कह चुके हैं कि संसद सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, संसद एक आइडिया है, एक विचार है, जिस विचार की संपुष्टि होती है आर्टिकल 79 से हमारे संविधान की, जो क्लियरली कहता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को उसमें भी भरोसा नहीं है। और उसके बाद तो जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि एक राजदंड कहीं से उठा कर लाया जा रहा और कहा जा रहा है कि इसकी स्थापना होगी, तो जाहिर तौर पर मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी डेमोक्रेटिकली ज़रूर इलेक्ट हुए हैं, लेकिन उनके अंदर एक राजा, एक बादशाह बैठा हुआ है, बल्कि यूँ कहूँ कि एक मुगल है। वो मुगल बिल्डिंग बनाना चाहता है, प्रोटोकॉल से उसको कोई मतलब नहीं है, वो मोनोलॉग में यकीन करता है, डायलॉग से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। सदन में भी जब आते हैं और कभी कभार जब बोला भी है तो मोनोलॉग, या उसको भी वो रिडिक्यूल का एक उपकरण बना लेते हैं। तो वो फर्क भूल जाते हैं कि चुनावी सभा में है या संसद में। संसद गरिमामयी संवाद का एक नाम है, एक जगह है। वो सारी गरिमाएं मैंने अपनी आंखों से खत्म होते हुए देखी है। और जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री जी ही वो नजीर पेश करते हैं तो गाहे बगाहे विपक्ष की ओर से भी वैसा होता है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान संसद नाम की आइडिया का हो रहा है। नुकसान लोकतंत्र की जिन रवायतों को हमने अब तक जिंदा रखा था, उनको जमींदोज होते हुए देख रहे हैं। मेरी तो अभी भी आपके माध्यम से विनती होगी प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी 48 घंटे का वक्त है, कोर्स करेक्शन कर लीजिए। ये बेहद आवश्यक है, अन्यथा इतिहास बहुत निष्ठुर तरीके से विश्लेषण करेगा। राहुल गांधी का घर खाली करा लिया गया, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। तो उनकी सदस्यता रद्द कराने के लिए जिन्होंने याचिका दायर की थी, बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी, उनका मोदी समाज यानी जाति के सम्मेलन में
अमित शाह ने सम्मान किया, बधाई दी। इससे पता चलता है कि बीजेपी कितनी खुश है इस बात से कि एक राजनीतिक बयान के लिए विपक्ष के नेता की सदस्यता ले ली गई, राहुल गांधी को सदन से बाहर करवा दिया गया, आजम खान की विधायकी चली गई और हेट स्पीच के मामले में निचली अदालत की सजा रद्द कर दी गई। बीजेपी के कितने ही नेताओं के हेट स्पीच मिल सकते हैं, उन पर कार्रवाई होती तो कितने ही सदस्यों की सदस्यता चली जाती। एक और चीज पर गौर कीजिएगा, विपक्ष ने बहिष्कार किया, क्या प्रधानमंत्री ने विपक्ष से कोई अपील की? नहीं की। क्या प्रधानमंत्री को विपक्ष का साथ नहीं मांगना चाहिए? तब फिर विपक्ष क्यों ना आरोप लगाए कि सब कुछ कैमरों के सामने खुद को रखने के लिए किया जा रहा है, इसलिए राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया। क्या प्रधानमंत्री को विपक्ष से बात नहीं करनी चाहिए थी? आपने कितनी बार ऐसा सुना है, खासकर हाल के वर्षों में, कि किसी बात को लेकर उन्होंने विपक्ष के नेताओं को फोन भी किया है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड से लौट आई हैं। झारखंड की यात्रा के दौरान वहां उन्होंने हाईकोर्ट के भव्य कैंपस का उद्घाटन किया। हर किसी की निगाह उन पर है कि वे इस मसले पर क्या कुछ कहती हैं। क्या उन्हें उस सदन में पहले दिन बुलाया जाएगा जिसकी वे प्रमुख हैं, जिनसे यह संसद बनती है? खूंटी में वे महिला होने और आदिवासी होने पर जोर देती रहीं, लेकिन इसी आधार पर विपक्ष भी कहता रह गया कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति ही करें, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। तब भी जब उन्होंने झारखंड के दौरे पर कहा कि राष्ट्रपति भवन जनजातीय बहनों के सम्मान में तालियों से गूंज रहा है, लेकिन क्या जिस संसद की वे प्रमुख हैं उसकी इमारत क्या अपने उद्घाटन के दिन उनके कदमों की आहट के लिए बेकरार है? जवाब दीजिए राष्ट्रपति जी। हाल के वर्षों में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों में से हमारी जनजातीय बहनों की संख्या काफी अधिक हुई है। पहले वे गुमनामी में रह जाते थे, आज राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल हमारी जनजातीय बहनों के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। उस अनुभव से मुझे विशेष प्रसन्नता होती है। 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करना चाहिए था। पिछले साल 2 सितंबर को कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने का काम प्रधानमंत्री ने किया, जबकि सेना की कमांडर तो राष्ट्रपति ही हैं। कमाल की बात यह है कि पिछले साल फरवरी में अहमदाबाद में जब प्रधानमंत्री के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा था, तब राष्ट्रपति कोविंद को आमंत्रित किया गया और उन्होंने ही उद्घाटन किया। पीएम के नाम पर स्टेडियम के लिए राष्ट्रपति जाते हैं और संसद में राष्ट्रपति नहीं बुलाई जाती हैं ताकि चारों तरफ पीएम ही पीएम दिखें। विपक्ष राष्ट्रपति के बहाने बहिष्कार नहीं कर रहा है, बल्कि उसका सवाल संवैधानिक मर्यादाओं पर आधारित है, जिसका संबंध भारत के भविष्य से है। संसद की प्रमुख अगर राष्ट्रपति हैं तो उन्हें उद्घाटन क्यों नहीं करना चाहिए? आगे हम देश के गृह मंत्री का बयान सुनाने जा रहे हैं, जो उनकी पार्टी ने खुद ही ट्वीट किए हैं। इसमें वे कह रहे हैं कि उनके पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित जानकारी है, उनके पास आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं है? फिर उनका सूचना प्रसारण मंत्रालय क्या करता है? यह सवाल भी पूछिएगा आगे जब उनका बयान सुनिएगा। सुनिए। इनको पूछना चाहता हूं, मेरे पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया,
और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। विधानसभा के भूमि पूजन का उद्घाटन दिया जा रहा है। अजीब अजीब तरह के तर्क हैं। पहले कहा गया कि संसद के एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया और लाइब्रेरी की आधारशिला राजीव गांधी ने रखी। अब भूमि पूजन का उदाहरण लिया जा रहा है विधानसभाओं का। 25 मई के हमारे वीडियो में हमने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान चलाया है, जहां उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे उनकी सरकार के दौर में शिलान्यास कोई और करता था, उद्घाटन कोई और। यहां संसद भवन का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया, उद्घाटन भी वही करने जा रहे हैं। 24 मई को असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि पिछले 9 वर्षों में 5 गैर भाजपा सरकारों में विधानसभा का भूमि पूजन मुख्यमंत्री या पार्टी अध्यक्ष ने किया, राज्यपाल या राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। यही सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है हेमंत जी, प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है कि संसद भवन का भूमि पूजन भी राष्ट्रपति ने नहीं किया, उद्घाटन के लिए भी उन्हें नहीं बुलाया गया। और अगर बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस ने सही नहीं किया, तो उसके पास यह शानदार मौका है कि इस गलती को सही कर दे, कांग्रेस पर भारी पड़ जाए, उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को बुला ले, है कि नहीं? आपको याद होगा दिसंबर 2020 को संसद के नए भवन का भूमि पूजन हुआ और स्थापना हुई। उसके बाद काम शुरू हुआ। यह वो समय था जब कई महीने तक जनता लॉकडाउन के कारण आर्थिक महामारी से जूझ रही थी। अप्रैल 2020 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्ता बनाने की जगह यह पैसा गरीब लोगों की मदद पर खर्च हो सकता है। इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा के भूमि पूजन का सवाल उठाया है। अमित शाह ने जो नहीं बताया वो हम बता रहे हैं। सोनिया गांधी के इस पत्र के करीब 1 साल बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने नई विधानसभा की इमारत के निर्माण को रोक दिया। इसके लिए जो टेंडर निकला था वो रद्द कर दिया। नया राजभवन और मुख्यमंत्री का निवास बनना था, उसका निर्माण भी रोक दिया गया। इसका भूमि पूजन नवंबर 2019 में हो चुका था, अब फिर से शुरू हो गया है। संसद का निर्माण कार्य चलता रहा, जबकि उस समय जनता किस मुसीबत से गुजर रही थी आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन लगता है कि बीजेपी भी यह साबित करने में जुट गई है कि कहां-कहां विधानसभा भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन और उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया, राज्यपाल या राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। आज ही बिहार बीजेपी के विधायक इस जगह पर पहुंच गए दिखाने के लिए कि विधानसभा विस्तारित भवन के विस्तार का भूमि पूजन और उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। बीजेपी ने भारी तगड़ा रिसर्च किया है कि इस विस्तारित भवन का भूमि पूजन 2010 में हुआ और जब उद्घाटन हुआ तब बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद थे, यानी दलित थे, जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने और उन्हें नहीं बुलाया गया। भाजपा के नेताओं ने घूम घूम कर दिखाया कि कहां कहां परिसर में शिलापट लगे हैं जिस पर केवल मुख्यमंत्री का नाम है, राज्यपाल या राष्ट्रपति का नहीं। ये लोकतंत्र की हत्या है। नीतीश कुमार अपने उद्घाटन करते हैं और दूसरे को कहते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जी को जहां सम्मान देना है वहां भाजपा देती है। लेकिन आप देखिए नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया, बिहार विधानमंडल के ये जो एक्सटेंशन भवन बना है इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया और देश में ये कह रहे हैं कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन नहीं कर सकते। यही है नीतीश कुमार जी की दूसरी नीति। अब वो जो बात बोल रहे हैं विस्तारित भवन और विधानसभा भवन, दोनों में अंतर उनको नहीं समझ में आता है। इतना भारी ज्ञानी है। अरे विस्तारित भवन तो दिल्ली में भी पार्लियामेंट का बना है, एक्सटेंशन पार्लियामेंट का भी है, एक्सटेंशन एनेक्सी है। तो एनेक्सी का कौन उद्घाटन किया, कौन उद्घाटन नहीं किया, ये कोई पूछने गया? कभी कोई जानने का भी कोशिश किया कौन किसने किया? अब अगर एक्सटेंशन का वो विस्तारित भवन का उद्घाटन करना था तो प्रधानमंत्री जी उसको उसमें जहां बना है वहां अपना प्रधानमंत्री कार्यालय बना लेते, विस्तारित भवन कर लेते। लेकिन
मुख्य संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और संसद का, चाहे लोकसभा हो और राज्यसभा हो, दोनों का कस्टोडियन कौन होता है? संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति प्रतिवर्ष पहला दिन जो सेशन होता है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर जो पार्लियामेंट का सेशन होता है, उसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के प्रति दोनों सदन उत्तरदायित्व है और उसके कस्टोडियन, संरक्षक राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री बजट सेशन के पहला दिन भाषण करते हैं? नहीं करते हैं। यह वीडियो लंबा है, लंबा होना ही है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखिए। काफी मेहनत से तैयार किया गया है। यहां सवाल है कि अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन दोनों सदनों और राष्ट्रपति से होता है, तो उनकी इस भवन के निर्माण से संबंधित एक तस्वीर तक नहीं है कि वे भी नए भवन का निरीक्षण करने गई हैं। उन्हें उद्घाटन में बुलाया जाना तो छोड़ ही दीजिए, राज्यसभा के सांसदों को आमंत्रण पत्र जाता है, उस पर सदन के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति तक का नाम नहीं होता। सवाल यह हो रहा है तो जवाब में विधानसभाओं के भूमि पूजन को निकाला जा रहा है। क्या बीजेपी के पास और बेहतर तर्क नहीं है? आज कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर 9 सवाल जारी किए हैं। ये वही सवाल हैं जो राहुल गांधी लंबे समय से उठाते रहे हैं, जिसे गोदी मीडिया पूरी कोशिश करता रहा है कि जनता तक ना पहुंचे, ट्विटर पर ही सिमट कर रह जाए। आज असलियत यह है, अगर सरकार की ओर से ही देख लीजिए, सरकार का सबसे बड़ा दावा क्या है? सीना ठोक कर बोलते हैं हम यूके के आगे की इकोनॉमी बन गए। दावा यह है, असलियत क्या है? यूके की एवरेज परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो $50,000 है, हमारी $7,000 है। तो जब झूठ भी बोलते हैं तो इतना लंबा बोल जाते हैं कि अपने आप ही अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। सीना ठोक करके एक अपना दावा और करते हैं 9 साल का। क्या कहते हैं? हमने 86 करोड़ लोगों को फ्री का राशन बांटा। हां, क्योंकि आप हमारे देश को इस कगार पर ले आए कि भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई के चलते आपको वो बांटना पड़ा। और अब लोगों की आंखें खुल रही हैं क्योंकि गरीब देख रहा है कि आपने उसके साथ क्या क्या धोखा किया है। लेकिन अगर निष्पक्ष तरीके से एक बात देख ली जाए तो जिस प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले आज के दिन प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार साल के दूंगा, अभी तक तो 19 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे, उस प्रधानमंत्री को 71,000 वो चिट्ठियां बांटनी पड़ती है जो डाकिया घर लेकर जाता था। 27 मई को कांग्रेस 35 शहरों में 9 साल 9 सवाल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इसके अगले दिन का अखबार आप पलटकर देख लीजिएगा और उस दिन का न्यूज चैनल भी कि कैसे कवरेज होता है। 28 मई को दिल्ली में ओलंपिक खिलाड़ियों के पक्ष में महिला पंचायत होनी है, उसका भी कवरेज खोज लीजिएगा उस दिन की गोदी मीडिया कैसे कवर करता है। अब आते हैं, संसद भवन का उद्घाटन होगा तो क्या वहां पत्रकारों को भी जाने की इजाजत होगी? क्या नए भवन में पत्रकारों के लिए दीर्घा बनी है जैसे पुराने इमारत में है? अगर बनी है तो क्या वहां लोकसभा, राज्यसभा कवर करने वाले पत्रकार भी जाएंगे जो दशकों से संसद कवर करते रहे हैं? क्या उन सभी को परिसर में जाने की इजाजत होगी ताकि वे भी घूम घूम कर दिखा सके, बता सकें? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा ने लोकसभा के स्पीकर को पत्र लिखा है। संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन 28 तारीख को हो रहा है और ये सिलसिला जहां तक पत्रकारों के प्रवेश का मुद्दा है पार्लियामेंट में, संसद के दोनों सदनों में, खासतौर पर लोकसभा में, तो ये सिलसिला जो उन पर ब्रेक लगा, उनकी एंट्री पर जो अंकुश लगा, वो 2020 का जो मार्च है, जो मध्य बजट सेशन शुरू हुआ उसके बाद से शुरू हो गया था और उसके बाद से लेकर के अब तक एक किस्म से राशनिंग कर दी गई। पत्रकारों को पिक एंड चूज करके पत्रकारों को एंट्री को रोकना, किस तरह से रोका जाए पत्रकारों की एंट्री, उसके तमाम नियम कायदे बनाए गए। और देखिए कोविड में जब 2020 की शुरुआत में जब कोविड पाबंदियां लगी, पूरे देश में लगी, लॉकडाउन लगा, तो
जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में भी पत्रकारों की एंट्री पर उसका असर पड़ा और हमने सहयोग किया। भारत के जो संसद सचिवालय है उसको सहयोग किया कि भाई लोगों की जान बचाना, पत्रकारों की जान बचाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पूरे साल भर जब देश में जो बाकी जगह, बाकी रेस्टोरेंट है, मॉल है, मेट्रो है, ट्रेन है, बसेस है, हवाई जहाज है, जब सारे रिलैक्सेशन शुरू हुए तो पार्लियामेंट में कोई रिलैक्सेशन शुरू नहीं हुआ और ये मान लिया गया कि एक अस्थायी सिस्टम, अस्थायी व्यवस्था संसद में किसके इशारे पर किया गया, ये ऊपर वाले जानता है या वो जानते हैं जिन्होंने ये नियम कायदे बनाए कि संसद में लॉटरी सिस्टम से पत्रकार इंटर कर रहे हैं। मतलब ये भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा मजाक है कि अगर पार्लियामेंट कवर करनी है आपने तो आपकी लॉटरी निकलेगी तो आप पार्लियामेंट कवर करेंगे, नहीं निकलेगी तो आप पार्लियामेंट के दरवाजे से बाहर आ जाएंगे। तो ये एक सिलसिला मोदी सरकार ने शुरू किया और वो सिलसिला इस तरह से चला कि लोगों को जो जर्नलिस्ट है, खासतौर पर छोटे अखबार है, इवन बड़े अखबार भी, इवन टेलीविजन चैनल भी, उनके रिपोर्टर्स को जो 3-3, 4-4 रिपोर्टर्स जो कवर करते थे तो उनको इतना इंफॉर्मेशन की इतना जोर होता था, इतनी सूचनाएं होती थी, इतनी रिपोर्ट्स होती थी, पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है, पार्लियामेंट के भीतर और पार्लियामेंट के बाहर कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सरकार की तरफ से भी हो रही हैं, छोटी पार्टियों की, बड़ी पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। तो ऐसी सूरत में एक न्यूज़पेपर हाउस से या एक टेलीविजन हाउस से 3, 4, 5, 6 लोग, कई बार तो 6 लोग एक साथ कवर करते हैं। पारी सिस्टम होता है, सुबह, दोपहर, शाम। तो ये सारे सिस्टम तो मोदी सरकार ने, इस सरकार के आने के बाद ये हुआ कि भाई एक अखबार से या एक टीवी चैनल से एक आदमी का पास मिलेगा। तो ये बहुत स्थिति बहुत नाजुक थी मीडिया के लिए कि इस बीच बीजेपी इन आलोचनाओं से बेपरवाह है और संसद के नए भवन के उद्घाटन के प्रचार में जोर शोर से जुट गई है। प्रयास ईमानदार हो तो कुछ भी। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से यह प्रचार वीडियो जारी किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के निर्माण के दौरान अलग अलग चरणों में निरीक्षण करते हुए देखे जा सकते हैं, रात के वक्त भी, दिन के वक्त भी और सदन के भीतर भी। इस वीडियो में वही अकेले चलते फिरते देखे जा रहे हैं, निर्माण से जुड़े लोगों को बताते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ उन्हीं की देख रेख में हुआ है और हो रहा है। इस वीडियो में संगीत भी डाला है बीजेपी ने, जिसे हम हटा रहे हैं क्योंकि YouTube के कॉपीराइट नियम अलग होते हैं। इस वीडियो को देखते हुए आज ही राम तेरी गंगा मैली का ऐतिहासिक और लोकप्रिय गाना याद आ गया। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। संगीतकार रविंद्र जैन ने इस गाने का संगीत दिया है। आप रवीश कुमार ऑफिशियल के इस वीडियो को देखने के बाद YouTube में यह गाना सुन सकते हैं। भारत के इतिहास में कभी भी किसी भी दौर में सरकार के कार्यों का प्रधानमंत्रीकरण नहीं हुआ था। मैं इस टर्म का इस्तेमाल सोच समझकर कर रहा हूं। कई सारी योजनाओं के नाम बदलकर प्रधानमंत्री योजना कर दिए गए, नई योजनाओं के नाम भी प्रधानमंत्री के नाम पर रखे गए। कई सारे विभागों के काम के शिलान्यास और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किए। एक टनल का उद्घाटन होता है तो उसमें अकेले प्रधानमंत्री ही चलते हुए देखे जा सकते हैं। इसलिए मैं इसे सरकार के कार्यों का प्रधानमंत्रीकरण कहता हूं। सवाल केवल राष्ट्रपति को न बुलाए जाने को लेकर नहीं उठ रहे हैं, अशोक स्तंभ को लेकर भी उठ रहे हैं, सेंगोल को लेकर हो रही गलत बयानी को लेकर भी उठ रहे हैं। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपको संसद की नई इमारत मुबारक। भारत की राष्ट्रपति भारत की प्रथम नागरिक हैं, उन्हें भी मुबारक। बस हमारी कोई हैसियत नहीं है और आपकी भी नहीं है कि हम उन्हें संसद के उद्घाटन के लिए आमंत्रित कर सकें। प्रथम नागरिक के इस अधिकार के लिए भारत का यह नागरिक बस इतना ही कर सकता है कि जनता को खबरदार कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। काश कर पाता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।